नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश सरकार ने धान खरीदी की तारीख को बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगी राहत। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जा रहा है। राजस्थान झालावाड़ के पदमची किसान ने सरकार से की मांग, कृषि पाठ्यक्रम में जैविक खेती के विषय को और प्रमुखता से किया जाए शामिल, ताकि देश का युवा उसे पढ़े, ताकि जैविक खेती करके मिट्टी और इंसानों के स्वास्थ्य को बनाया जा सके बेहतर। श्रीनगर में अरोमा मिशन के तहत औषधि वनस्पति की लगी प्रदर्शनी। औषधि वनस्पति की प्रदर्शनी का मकसद युवाओं और किसानों को नई तकनीक के बारे में बताना। अरोमा मिशन के तहत किसानों को आधुनिक और अधिक लाभदायी खेती के सिखाए जाते हैं नए नए तरीके। और बीते दिनों हुई बारिश के बाद मौसम का बदला मिजाज। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। ऐसे में किसान गेहूं, सरसों, आलू, सब्जियों फसलों में सिंचाई का कार्य दिन के समय करें, साथ ही ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाएं। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और बात करते हैं राजस्थान के झालावाड़ के पदमशी किसान ने सरकार से मांग की है कि एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ और विषय शामिल किए जाएं, ताकि देश का यूथ या जो युवा है उसकी पढ़ाई करे और खेती में अपना योगदान दे सके। कृषि में बड़ा बदलाव करना है तो ये जरूरी है कि युवाओं को इससे तेजी से जोड़ना होगा। जैविक खेती के प्रति जागरूकता व पहचान बनाने के लिए झालावाड़ जिले के गांव मानपुर के किसान हुकुमचंद पाटीदार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2003 में 1 हेक्टेयर में हुकुमचंद ने जैविक खेती शुरू की थी। जैविक खेती को कृषि के पाठ्यक्रम में शामिल होगा तो इसका सीधा लाभ युवाओं को मिलेगा, ऐसा हुकुमचंद जी का कहना है। 19 मार्च 2019 को भारत सरकार ने हमें सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो पद्मश्री के नाम से जाना जाता है वो दिया है। और अब इन वर्षों में निरंतर प्रयास करने के बाद हम बहुत तेज गति से इस कार्य में आगे बढ़े हैं। लोग तेज़ी से हमसे जुड़ते जा रहे हैं और एक हमारी बहुत बड़ी साधना थी और हम निरंतर मांग करते आ रहे थे भारत सरकार के सामने, ICAR के सामने, कि अगर कृषि की रिसर्च को कृषि की प्राकृतिक रूप से प्रकृति की गहराइयों में छुपे हुए विज्ञान को अगर हम कृषि में प्रयोग करना शुरू करें तो हमें निश्चित है कि इस समय जितनी भी हमारे सामने समस्याएं हैं, धरती में जैविक कार्बन का कम हो गया है, प्रकृति पर्यावरण का भारी नुकसान हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, इन सब का समाधान ढूंढने के लिए एक भारत सरकार के ICAR ने एक समिति का गठन किया है और इसको हमारी मांग को स्वीकार करते हुए एक एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम में जो BSc, MSc और PhD तक के जो क्लासेज चलेंगे उसमें एक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। और अब बात करेंगे श्रीनगर की। अरोमा मिशन की शुरुआत वर्ष 2017 में CSIR CIMAP की तरफ से शुरू की गई थी। इस मिशन का लाभ ज़्यादातर किसान ले सके, इसीलिए श्रीनगर में 1 दिन की औषधि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ताकि युवाओं और किसानों को नई तकनीक के बारे में बताया जा सके। इसके लिए इस समय CSIR, हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR, भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान CSIR, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और इसके साथ साथ CSIR पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे कृषि के क्षेत्र की प्रायोगिक संस्थाएं अपने अपने स्तर पर लगातार कार्य कर रही हैं। लेवेंडर या पर्पल रिवॉल्यूशन के रूप में लोकप्रिय अरोमा मिशन की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई थी, जिससे किसानों के जीवन को काफ़ी बदल दिया और वह अब आकर्षक लाभ प्राप्त करने के साथ साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने में भी सक्षम हो रहे हैं किसान। CSIR द्वारा अरोमा मिशन की शुरुआत किसानों की आजीविका में सुधार लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप की गई थी। किसानों को रोपण सामग्री प्रदान करने के अलावा इसके साथ साथ शुद्धिकरण इकाइयां भी प्रदान की जाती है और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिनमें से कई किसान अब उद्यमी बन चुके हैं, क्योंकि लेवेंडर तेल की बहुत ही ज़्यादा मांग है। मेडिकल प्लांट और इसके इत्र भी आजकल बाजारों में काफ़ी मांग बढ़ा रहे हैं। बाजारों में मांग बढ़ने से इसका सीधा लाभ किसानों को पहुंच रहा है।
यहाँ हमको यही सीख मिलती है कि हमको प्रोसेसिंग कैसे करनी है, या मतलब ये कैसे बागबानी कैसे करनी है। तो वैसे तो आज ही एरोमा मिशन का प्रोग्राम है, इसमें बागबानी तो ज़्यादातर इसमें मेडिसिन की बात चलेगी। हम तो एक्चुअली करते हैं ये काम, लेकिन कुछ खामियां होती है, इसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े स्कॉलर भी होते हैं, यहाँ पर वो साइंटिस्ट भी होते हैं, वही हमें बताएंगे किस तरह से आपका नुकसान ना होना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यंगस्टर के लिए आजकल जो फ्लोरिकल्चर है इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कैरियर बनाना चाहते हैं आगे, और हमें बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। आज शादियों में बाकी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनमें फ्लावर्स का मतलब अच्छा रोल रहता है। और अब बात करेंगे पर्यावरण की। जलवायु परिवर्तन में हो रहे बदलाव की बात हो या फिर प्रदूषण की, कहीं ना कहीं इंसान ही सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में ज़रूरी है कि हरित क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए ताकि पर्यावरण को स्वस्थ किया जा सके। स्वस्थ पर्यावरण का प्रभाव फसलों पर भी पड़ता है। कृषि वैज्ञानिक स्पष्ट कर चुके हैं कि बढ़ता प्रदूषण, खराब होती मिट्टी फसलों के उत्पादन में प्रभाव डाल रही है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने इलाके में एक मिनी फॉरेस्ट यानी कि एक छोटा जंगल बना सकते हैं, तो यकीनन आपको ये सुनकर असामान्य लगेगा। लेकिन आप यकीन मानिए कि नोएडा 47 के ग्रीन क्रूसेडर्स ने ये कर दिखाया है। जी हाँ, उनकी मेहनत और लगन आज रंग लाई है और उन्होंने अपने हाथों से इस जंगल को बनाया है, जो आज एक हरा भरा और स्वच्छ वातावरण पैदा कर रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर इसको वुडलैंड्स का नाम दिया, और हम लोगों ने इसको एग्जैक्टली 2 साल और 4 महीने पहले यानी अगस्त 2020 में इस पे काम शुरू किया था। और 17 अगस्त को ये जो बाहर वाली बेल्ट है, इसमें हम लोगों ने उस टाइम तक 8000 पेड़ लगाए थे। और ये 8000 पेड़ जो लगे थे, इसका हम लोगों ने बहुत ध्यान से इसको लगाया था। एक टेक्निक होती है जिसको मियावाकी तकनीक कहते हैं। इस टेक्निक के बारे में कहते भी ये हैं कि 100 साल पुराना जंगल 10 साल में कैसे बनाया जाए। जो हमारे यहाँ के देसी पेड़ हैं, कोई विलायती पेड़ नहीं, कोई ख़ास पेड़ नहीं, आम पेड़ जो आम तौर पे हमारे यहाँ आसानी से उग जाते हैं, उनको हमने बिल्कुल नज़दीक यहाँ पे लगा दिया। और प्रकृति का कमाल देखिए, क्योंकि वो पेड़ पास पास लगे और उनको सूरज की तलाश थी, उनको धूप की तलाश थी, वो लंबाई में बढ़ते ही चले गए। जो ग्रोथ आपको 2 साल या 3 साल या 4 साल में नज़र आती है, ये 1 साल से कम में ये 15-15 फुट के पेड़ तैयार हैं। और ये बंजर ज़मीन जहाँ पे कूड़े के अलावा, गंदगी के अलावा, कंस्ट्रक्शन वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं था, आज एक हरे भरे जंगल में तब्दील हो गई है। इस टीम का मानना है कि शहरी प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों के लिए इस तरह के शहरी जंगल अर्बन समय की सबसे बड़ी जरूरत बनते जा रही हैं। पिछले कुछ सालों से पोल्यूशन को लेके जो इतनी बातें चल रही हैं, वो मोस्टली जो पोल्यूशन हमारा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस होते हैं। जब हम एक फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं, जो पेड़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन बाहर देता है। तो जब हम ऐसा फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं, वी आर क्रिएटिंग समथिंग कॉल्ड अ कार्बन पॉकेट। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, और ये जो आज पॉल्यूशन पे इतना डिस्कशन हो रहा है कि ऑड कर दें, इवन कर दें, कुछ सड़कें बंद कर दें, फैक्ट्री बंद, वो सॉल्यूशन नहीं है। फ्यूचर सॉल्यूशन यही है, हमें अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। जिस तरह की हार्ट प्रॉब्लम बढ़ रही है, लोगों की सडन डेथ्स हो रही हैं, सिटीज़ भी बढ़ रही हैं, इसके बिना और कोई चारा नहीं है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने एक बार फिर से किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने जानकारी दी है कि धान खरीदी की तारीख को बढ़ा दिया गया है, जिसके ऊपर मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को इससे एक बड़ी राहत मिलने वाली है। वहीं अब किसान 20 जनवरी 2022 तक अपनी धान मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यानी कि MSP पर बेचने में समर्थ होंगे। दरअसल इस मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान अब 20 जनवरी तक अपनी धान मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास से SMS पहुंचने के बाद भी किन्हीं कारणों से उनके धान की खरीदी नहीं हो पाई है। वहीं धान की तुलाई न होने की वजह से किसान चिंतित है, जिसके बाद ऐसे किसानों के बाद एक बार फिर से मैसेज जाएगा और SMS के बाद किसान अपने धान के साथ मंडी पहुंचकर उसकी तुलाई करेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ है और सरकार किसानों का एक एक दाना खरीदेगी।
मध्य प्रदेश में 15 जनवरी 2022 तक ही धान की खरीदी होनी थी, लेकिन किसानों की मांग को देखते हुए एक बार फिर से सरकार द्वारा किसानों के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है। वहीं जो मध्य प्रदेश में धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है वो 13 जनवरी तक मध्य प्रदेश में 37,37,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 25,97,000 टन था। वहीं 2020 में 37,27,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। इस वर्ष अधिक धान खरीदी होने के बावजूद किसानों की मांग को देखते हुए राज्य शासन ने उनके हित में बड़ा फैसला लिया है, जिसका लाभ लाखों प्रदेश के किसानों को होगा और उसके साथ ही धान बिक्री के लिए किसानों को 2 दिन की मोहलत और दी गई है। और बीते दिनों हुई बारिश के बाद मौसम का ऐसा मिजाज बदला कि मकर संक्रांति के बाद भी गलन कम होने का नाम नहीं ले रही है। इधर 3 दिनों से तो पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से ऐसी गलन बढ़ी कि लोगों के हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं और अधिक तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा और किसान सिंचाई का काम रोक दे, अगर करे तो दिन में ही सिंचाई करे। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के साथ ही हिमालय के पास नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मैदानी क्षेत्र में शीतलहर के साथ गलन भी बढ़ गई है। पश्चिमी हिमालय के आसपास नया पश्चिमी विक्षोभ आया है जो तेजी से अपना असर दिखा रहा है। बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ा रही हैं। 3 दिन बाद आसमान पर बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है। फलस्वरूप रात का तापमान मामूली बढ़ सकता है, लेकिन दिन में तापमान और घटेगा। इसके साथ ही किसानों को सूचित किया गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 3 दिनों के मध्य से मध्यम से घने कोहरे छाए रहने के साथ ही दिन एवं रात के मौसम में कड़ाके की ठंड पड़ने एवं ठंडी हवाएं चलने के आसार हैं। ऐसे में किसान गेहूं, सरसों, आलू एवं सब्जियों की जो फसलों में सिंचाई का कार्य दिन के समय ही करें, साथ ही ठंड से बचाव के लिए अलाव भी जलाते रहें। और पूरे हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है। इस बीच धर्मशाला सहित राज्य के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण बर्फ की मोटी चादर देखने को मिल रही है। बर्फबारी के कारण राज्य में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आई और निचले पहाड़ी इलाकों के प्रमुख शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। बर्फीली हवाओं के कारण आम जनजीवन प्रभावित है। इस बीच मैक्लोडगंज में पर्यटक सर्द मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए हैं। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए जरूरी है कि खेती के साथ साथ मशरूम की खेती करें। कैसे किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं, और खासतौर से युवाओं को मशरूम की खेती आजकल खूब आकर्षित कर रही है। पेश है खास रिपोर्ट। मशरूम को सिर्फ परंपरागत विधि द्वारा मशरूम कंपोस्ट पर ही उगाया जा सकता है। इसके लिए न केवल 5 अनिवार्य चीजों की जरूरत रहती थी, बल्कि खाद को तैयार करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और करीब 15 से 16 दिनों का इंतजार जरूरी रहता था। लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अग्रणी मशरूम उत्पादक डॉक्टर यूसुफ खान ने ऐसी विधि तैयार की है जिसके माध्यम से मात्र 24 घंटे में मशरूम उत्पादन के लिए तैयार किया जा सकता है। इस विधि के अनुसार गेहूं के भूसे को हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट के माध्यम से तैयार किया जाता है। मशरूम उत्पादक यूसुफ खान ने बताया कि उन्होंने इस विधि के माध्यम से तैयार की गई खाद में बढ़िया किस्म का मशरूम बीज डाला तो आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए हैं। यूसुफ खान ने बताया कि आने वाले समय में कमर्शियल का ट्रायल कामयाब रहा तो ये मशरूम के इतिहास में बहुत बड़ी सफलता होगी। हमारा जो प्रयास था, हमारा जो प्रयोग था, वो सिर्फ व्हीट स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके ही हमने ये जो खाद है ये तैयार की है, जिसमें इस्तेमाल किया गया है हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स का। तो ये प्रयास हमारा काफ़ी हद तक सफल रहा है, जिससे एक तो खाद बनाने में बहुत ही कम समय लगा है, यानी 24 घंटों के अंदर अंदर खाद तैयार हो गई। तो 15 से 16 दिन का जो प्रोसेस है वो एलिमिनेट हो गया और बाकी की सारी एक्टिविटीज़ जैसे मशरूम उगाने के लिए चाहिए होती हैं वैसे ही नॉर्मल तरीके से इसका भी हमने कल्टीवेशन किया हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स द्वारा। तो जो भी कमी पेशी अभी इसमें रह गई है, जो हमारे से गलतियां हुई हैं, वो आगे के प्रयोग में उसे हम पूरा करेंगे और इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे
ताकि एक ये अच्छी बात सिद्ध हो मशरूम की खेती करने के लिए। रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजमोहन शर्मा ने बताया कि यूसुफ खान द्वारा तैयार विधि के ट्रायल परिणाम आश्चर्यजनक हैं। उन्होंने कहा कि आज से पहले ऐसे परिणाम देखने को नहीं मिले हैं और अगर इसको स्टैंडर्डाइज्ड किया गया तो आने वाला समय मशरूम उत्पादन में एक सुनहरा अवसर होगा। शहर में नया सब्सिड बना के जो बड़ी मशरूम की खेती करी है उसमें रिजल्ट तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्रॉमिसिंग लग रहे हैं और इनको हमें रिपीट करना पड़ेगा ताकि हम देख सकते हैं कि कंसिस्टेंट रिजल्ट आते हैं। वैसे ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और इसमें जो सिंपली आपने वीट स्टॉक को लेके बटन मशरूम की खेती की है थोड़े न्यूट्रिएंट्स डाल के, तो रिजल्ट प्रॉमिसिंग है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि ये काम आपका सक्सेसफुल हो और लोगों को। निश्चित रूप से मशरूम उत्पादक यूसुफ खान द्वारा तैयार आधुनिक खाद की विधि आने वाले समय में मशरूम उत्पादन में एक नई क्रांति ला सकती है। और हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि भेड़ बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए भिवानी जिला के कस्बा लोहारू में सरकार द्वारा बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना के लिए करीब 28 लाख रुपए की पहली किस्त मंजूर कर जारी कर दी गई है। ये राशि लोक निर्माण विभाग को दे दी गई है। इस राशि से बकरी प्रजनन केंद्र के भवन का निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने यह भी कहा कि प्रजनन केंद्र हरियाणा में बकरी नस्ल सुधार के लिए पहला प्रजनन केंद्र होगा। इस केंद्र के माध्यम से बकरियों की उत्तम नस्ल के लिए कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान की सीमा से सटे होने के कारण लोहारू क्षेत्र में भेड़ बकरी पालन की अपार संभावनाएं हैं, जिससे भेड़ बकरी पालकों की आय और रोजगार में वृद्धि होगी। यह केंद्र इस क्षेत्र के लिए भेड़ बकरी पालकों के लिए वरदान साबित होगा। पशुपालन विभाग के एसडीओ डॉक्टर जयपाल ने बताया कि सरकार द्वारा बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति के परिवारों को 90% तक का अनुदान दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति का एक परिवार भेड़ बकरी खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। 1 लाख रुपए के ऋण पर हरियाणा सरकार द्वारा 90,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है और इस योजना से भेड़ बकरी पालने वाला परिवार सरकार की योजना का लाभ उठाकर अपनी आय और रोजगार को बढ़ा सकता है और अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सकता है। अनुसूचित जाति के अलावा अन्य परिवारों को इस योजना के तहत 25% तक अनुदान दिया जाता है। और अब बात करते हैं देश भर की अलग अलग अनाज मंडियों के, जहां पर और देखते हैं कि अनाज का क्या क्या है भाव। देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ चुका है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के दौरान कपास का निर्यात लगातार बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 के दौरान कपास का निर्यात 10,907 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 में 1,293 करोड़ रुपए बढ़कर 12,200 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में कपास के निर्यात में भारी इजाफा हुआ और निर्यात 14,627 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का ही हो सका। लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। वहीं बात कपास के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 17 जनवरी को कपास का भाव था 9,355 रुपए। 18 जनवरी को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 9,380 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही धरौल मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 जनवरी को कपास का भाव रहा 8,690 रुपए। 18 जनवरी को इसके सौदे 585 रुपए लुढ़क कर 8,105 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहां 17 जनवरी को कपास का भाव था 9,500 रुपए। 18 जनवरी को इसके सौदों में 100 रुपए का उठाव आया और भाव 9,600 रुपए पर हो गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक कपास मध्यम रेशा का एमएमपी मूल्य 211 रुपए बढ़कर 5,726 रुपए तय किया गया है। जबकि कपास लंबा रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस साल 200 रुपए बढ़ाकर 6,025 रुपए हो गया है। कपास की उपज पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है।
घरेलू स्तर पर साल 2021-22 के दौरान देश में कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर देखने को मिल सकता है। खेत खलिहान के अलावा जिन खबरों से रहते हैं आप बेखबर, आइए उसके लिए देखते हैं खास खबर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हुई। अपर्णा यादव ने 2017 में लखनऊ कैंट से सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुई अपर्णा यादव ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव का पार्टी में स्वागत किया। राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा सहित मणिपुर विधानसभा के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। भाजपा उत्तर प्रदेश में पहले ही 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 158 करोड़ 88 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगे। मंगलवार को देश भर में 76,35,229 कोविड टीके दिए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 158.46 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके मुहैया करवाए, जिसमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 12.84 करोड़ से ज्यादा टीके उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को राह दिखा रहा है, यह उत्साहवर्धक खबर है। आइए इस गति को बनाए रखें। टीकाकरण और कोविड-19 संबंधी मानकों का पालन करना आवश्यक है। हम सब मिलकर इस महामारी से मुकाबला करेंगे। आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू। राज्य में रात का कर्फ्यू 31 जनवरी तक लगा रहेगा। कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के नियमों के तहत लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है। रात के कर्फ्यू के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक समारोह पर कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आईएनएस रणवीर पर एक बॉक्स में विस्फोट हुआ है, जिसमें 3 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई है और कुछ सैन्यकर्मी घायल हुए हैं। विस्फोट के दौरान जहाज के चालक दल ने तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लिया। पूर्वी नौसेना कमान में आईएनएस रणवीर नवंबर 2021 से ही तटीय इलाके में ऑपरेशनल तैनाती पर था। उसे कुछ देर बाद ही तट की ओर लौटना था, तभी ये विस्फोट हुआ। इस मामले में नौसेना द्वारा बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि 30 जनवरी का मन की बात इस साल का पहला कार्यक्रम होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि लोगों के पास कई प्रेरक संस्मरण और विषय हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने संस्मरण माईगॉव इंडिया और नमो ऐप पर साझा करने का अनुरोध किया है। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की ये 50वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ के स्थापना दिवस में एनडीआरएफ को बधाई दी है। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा कि एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर मेहनती एनडीआरएफ टीम को बधाई। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बचाव और राहत उपायों में सबसे आगे। एनडीआरएफ का साहस और व्यावसायिकता बेहद प्रेरक है। उन्होंने उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत ने आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन के रूप में एक प्रयास शुरू किया है। हम अपनी एनडीआरएफ टीमों के कौशल को और तेज करने पर भी काम करें, ताकि हम किसी भी चुनौती के दौरान अधिकतम जीवन और संपत्ति बचा सके। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की जाबाज मोटरसाइकिल टीम इस बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगी। आईटीबीपी के मोटरसाइकिल सवारों की जाबाज इस बार परेड में 10 तरीके के फॉर्मेशन को बनाते हुए दिखाई देगी। इसमें लोटस फॉर्मेशन, बॉर्डरमैन सैल्यूट, फ्लाई राइडिंग, पवन चक्की, हॉरिजॉन्टल बार एक्सरसाइज, 6 मैन बैलेंस, एरो पोजीशन, जैगुआर पोजीशन, हिमालय के प्रहरी और भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम पर आधारित पिरामिड फॉर्मेशन शामिल है। इसके लिए आईटीबीपी की जाबाज टीम रोजाना राजपथ पर कठिन अभ्यास में जुटी हुई है। तो किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार।